हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी टॉपिक है पॉलिनोमियल। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा और रियल नंबर को मैंने कंप्लीट किया, राइट। एंड जो भी लास्ट टॉपिक था हमारा रियल नंबर में, उसको मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया था आप लोगों को प्रैक्टिस करने। मैंने बोला था कि जिसको भी दिक्कत होगा वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक स्पेशल सिर्फ क्वेश्चन के लिए ही वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चैप्टर जैसा कि क्लास 10th की और जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। और पॉलिनोमियल बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे गाइस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इवन वी कैन से दैट जीरो से स्टार्ट करने वाले हम लोग पॉलिनोमियल को, और इच एंड एवरी टर्म रिलेटेड टू पॉलिनोमियल जो कि पॉलिनोमियल को समझने में हेल्प करेगा। समझिए, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एंड जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब भी मैं चीजें वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया फैक्टर, कोफिशिएंट, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये वर्ड जैसे ही मैं वर्ड यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं। टोटली फीलिंग आनी चाहिए कि सर ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं रहता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और फिर भी वो पॉलिनोमियल पढ़ चुके होते हैं। तो इवन की आज की जो हमारी लेक्चर होने वाली है उसमें हम लोग स्पेशली कह सकते हो कि वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मतलब कि वोकैबुलरी कह सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स यूज होने वाले हैं, जितने भी टर्म्स यूज होने वाले हैं जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, वो सारे टर्म्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो आइए, जो भी बतानी थी मैंने बताया। अब आगे की जो हमारी टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि आप जानते हो हमारा आज का टॉपिक क्या है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल एंड इट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10 फॉर मैथ्स, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही बेसिक है। एंड इवन की जो चीजें मैंने पढ़ाई है, आई थिंक कि वो क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो। 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, एंड राइट नाउ इन क्लास 10th आई एम टीचिंग यू। यू नो व्हाई? अगर सपोज कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छे से क्लास 7th नहीं पढ़ा, 6 नहीं पढ़ा या 9th नहीं पढ़ा, उन बच्चों के लिए भी ये आज की लेक्चर हेल्पफुल होने वाली है, राइट। क्योंकि बहुत ही बेसिक से, जहां से कह सकते हो कि जहां से ये ओरिजिनेट होता है ना, जहां से ये स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल, वहां से आज मैं शुरू करूंगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से, दैट मीन जीरो से, ठीक है। ताकि हर एक बच्चे को, जिनके मैथ्स वीक है उनको भी, और जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला टर्म है हमारे पास, दैट इज कांस्टेंट। हालांकि कई सारे टॉपिक्स में पढ़ाने से पहले इसे पढ़ाया हूं, पर फिर से मैं इसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं आज, ठीक है। क्या बात कर रहा था? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जब मैथ्स की स्टडी करना शुरू किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने मैथ्स में क्या करते हैं कि नंबर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे सिंबल का यूज होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है मैथ में 8, 3, -7, एनीथिंग एल्स मोर, दिस ऑल आर सिंबल्स, दिस ऑल आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट्स, जैसे -8, 3, 9, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट्स करता है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ थिंग्स को, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं इन सारे चीजों के बारे में, तो कह रहा है एक ऐसा मैथमेटिकल सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 5 रुपीज दिए, तो 5 रुपीज दिए तो कितने हो सकते हो? 7 भी हो सकते हैं या 9 भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर मैंने कहा कि मैंने आपको 5 रुपीज दिए, दैट मीन्स वो 5 ही रहेगा। बट अगर मैंने कहा कि अगर आपको मैंने x रुपीज दिए, तो x रुपीज दिए मतलब कितने रुपीज दिए? 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए, कितने? तो कह सकते हो सर, कैसे कह सकते हैं x मतलब क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है? x मतलब 5 होता है या 6 होता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। x का मतलब ना तो 5 होता है ना ही 6 होता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसी मैथमेटिक्स में यूज होने वाली सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे मैंने अभी x कहा, तो x की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे x कहने से 5 नहीं होता है, x कहने से 7 नहीं होता है, तो मतलब x की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ऐसे ऐसे सिंबल लाइक x, y, z एंड एसेट्रा एसेट्रा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, व्हाटएवर,
ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इस सबको क्या कहते हैं हम लोग, ये सब हो गए वेरिएबल्स। और अगर मैं कहता हूँ 5 रुपीज दिए तो 6 नहीं हो सकते, 5 ही होगा। अगर आप किसी दुकान पे जाओ और उससे कहो कि भाई साहब मुझे 10 केजीज पोटैटो दीजिए या टमाटो दीजिए या एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो कहते हैं कि आप मुझे 5 केजी आटा दीजिए। तो 5 केजी राइस कहते हैं या 5 केजी आटा कहते हैं, व्हाटएवर। तो ऐसे केस में वो 6 केजी नहीं देगा आपको, 7 केजी नहीं देगा, 5 केजी अगर आप उसे बोल रहे हो तो केवल और केवल 5 ही देगा, बिकॉज 5 इज अ फिक्स्ड वैल्यू। 5 कहने से 6 7 8 नहीं होता है, ओनली एंड ओनली 5 ही होता है, एंड दैट्स व्हाई 5 इज अ कांस्टेंट, 5 इज अ कांस्टेंट। सो सिमिलरली 1 1 5 9 -8 3 5, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट फिक्स होता है 3.14 और 22/7, एंड सो पाई इज आल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब समझ गए। कांस्टेंट की मतलब कि ऐसा मैथमेटिकल सिंबल, मतलब जो मैथ में यूज होता है, ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड हो, उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट। जैसे अभी मैंने बताया 5 कहने से सिर्फ 5 होता है, 7 कहने से सिर्फ 7 होता है, बट अगर मैं कह दूं x, तो x कहने से कोई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर मैं कह दूं y, तो y कहने से इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे आप किसी जनरल स्टोर पे जाओ और उससे कहो कि मुझे y केजी, कितने केजी, y केजी घी दीजिए, y केजी घी दीजिए, ठीक है। तो y केजी घी मतलब वो आपको कितने केजी घी देंगे, 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी। दुकानदार खुद कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार क्या तुम y केजी कर रहे हो तुम कभी से, ठीक है, मुझे बताओ कि कितने केजी चाहिए। जब तक कि मैं मुझे क्लियरली एक कांस्टेंट, दैट मींस एक पर्टिकुलर नंबर ना बोलूं 1 केजी 2 केजी, तब तक क्लियर नहीं होता। y केजी कहने से क्लियर नहीं होता कितने केजी घी चाहिए, ठीक है। तो y इज अ वेरिएबल, y की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, x की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, z की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, सिमिलरली a की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए, वेरिएबल। और 1 2 3 4 5 ये इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आई थिंक कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के बारे में अच्छे से आप समझ चुके हो। अब इन दोनों के बारे में मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स जैसे मैंने एक और चीजें बोला, अल्फा बीटा गामा थीटा वगैरह वगैरह। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ वेरिएबल, वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकल सिंबल whose numerical value is not fixed, जैसा अभी मैंने बताया था एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सारे के सारे वेरिएबल कैसे होते हैं और ये सारे के सारे कांस्टेंट कैसे होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आइए हम आपको देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल की बात करें, अपने पास एक सिंबल है दैट इज स्क्वायर, क्या अपने पास एक स्क्वायर, और स्क्वायर के बारे में सारे बच्चे जानते हो, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो इस स्क्वायर के अगर इच साइड को मैं ए कंसीडर कर लूं, कितना कंसीडर कर लूं, ए इज द इच साइड ऑफ दिस स्क्वायर। तो ऐसे केस में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करूं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4a, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4a। फिर अगर इसके मैं एरिया की बात करूं, तो एरिया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक चार्ट बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एक, यहां से मैंने एक चार्ट बनाया, और ये चार्ट सबको बनाने के लिए आना चाहिए। तो मैं यहां से, ठीक है, ये चार्ट है हमारा जिसमें हम लोग अभी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कई सारे चार्ट बना सकते हो, ठीक है, बट मैं अभी इसमें ही सबको रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, एरिया को भी और पेरीमीटर को, दोनों को भी इसी में रिप्रेजेंट करूंगा। इसलिए मैं एक और लाइन ले लूं, ठीक है, देखो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको क्या करना है, चार्ट बनाना, राइट। मैं एक बनाऊंगा, बार बार नहीं करूंगा, एक अच्छे से करके सिखा देता हूँ, बाकी तो डायरेक्टली कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ पी, यहाँ लिखता हूँ ए, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो ए की वैल्यू 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 1। 1 जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 दैट इज 4, मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसको P1 कंसीडर करो, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, नहीं तो 1 नहीं भी कर चलेगा। पी की वैल्यू कितनी आई, 4, तो पी की वैल्यू आ गई 4। फिर इसमें ए अगर निकालना था हमने 1,
मतलब कि एरिया भी आया 1, ठीक है। अब ए की वैल्यू मैं कर रहा हूँ 2, ए की वैल्यू कितना रखता हूँ 2, तो ए की वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे तो 4 इंटू, और ए की वैल्यू कितना लिया हमने 2, तो ये जो ए है ए की जगह कितना रख सकते हैं 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना है 2, तो पेरीमीटर आया 8 और एरिया कितना आया, एरिया आया 4, ठीक है। सिमिलरली अगर और भी चीजें हम लोग ए की वैल्यू, अब यहाँ से फिर से करता हूँ मैं, अगर कितना ले लेता हूँ 3, ये हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 जा 12, पी कितना आएगा 12, बट अगर एरिया निकालोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा एक 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9, कितना आएगा 9। अब देखो पेरीमीटर आ रहा है कितना 12 और एरिया कितना है 9, एरिया कितना आ रहा है 9। सिमिलरली और भी चीजें, और भी यहाँ पर जैसे कि मैं 5 तो 4 इंटू 4 दैट इज, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये स्क्वायर आ गया, अगर तो 5 इंटू 4 तो 6 इंटू 4 दैट इज। अब यहाँ पर अगर गौर से देखोगे, यहाँ पर अगर गौर से देखो तो जैसे जैसे इस ए की जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे इस पी का वैल्यू चेंज हो रहा है। सिमिलरली उसी तरह से ए की वैल्यू क्या हो रही है, देखो बदलते जा रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि ए की, पी की और ए की, वो कैपिटल वाला है, ये सबका वैल्यू चेंज हो रहा है, बट यहाँ जो 4 है, यहाँ जो 4 है, पहले लिख दूं, यहाँ जो ये 4 है, इस 4 की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हुआ, वो यहाँ पर भी 4 था, जब 2 लिया तब भी 4 था, 3 लिया तब भी 4 था, 4 लिया तब पर भी 4 था, 5 लिया तब पर भी 4 था, मतलब इच एंड एवरी केस में ये 4 कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा था। इस 4 को क्या बोलेंगे हम लोग, इस 4 को बोलेंगे कांस्टेंट, और इस p और a को क्या बोलेंगे वेरिएबल, क्योंकि वो हर जगह चेंज हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर का साइड किसी भी लेंथ का हो सकता है, स्क्वायर का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे एरिया बड़ा होगा, साइज अगर एरिया का लेंथ बड़ा होगा मतलब साइड बड़ा होगा, तो एरिया भी बड़ा हो जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। मतलब कि ए भी चेंज हो सकता है, तो ए पी ए ये तीनों क्या हो जाएंगे वेरिएबल, और 4 हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। यहाँ पर आगे कुछ क्या है 1 रहता है, 1 यहाँ पर क्या रहता है 1 यहाँ पर छिपा हुआ है, तो इस 1 से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ए स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही होता है, तो 1 यहाँ पर छिपा हुआ, तो 1 क्या हो जाएगा 1 इज ए कांस्टेंट, यहाँ 1 और यहाँ 4, तो 1 और 4 कांस्टेंट, ए पी ए दोनों क्या हो, तीनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल। तो आप समझ में आया वेरिएबल कांस्टेंट। सिमिलरली अगर और भी चीजें ले ले, जैसे रेक्टेंगल लेता हूँ, तो मान लो कि ये रेक्टेंगल का एल है और ये रेक्टेंगल का क्या है बी है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। उसके बाद अगर इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया चाहिए तो ये होता है एल इंटू बी, ठीक है। एरिया और पेरीमीटर दोनों इस रेक्टेंगल का पता है, और अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, और ये एल और बी क्या है वेरिएबल है। कैसे कि जैसे जैसे इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों को चेंज कर सकते हैं, बट ये 2 हर केस में 2 ही रहेगा, और जैसे जैसे लेंथ और ब्रेथ को चेंज करोगे आपका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो मतलब सारे सारे बिलोंग्स टू वेरिएबल, ठीक है, ये सब किससे बिलोंग करेंगे वेरिएबल। और यहाँ जो 2 है, सिमिलरली इसमें बात करें, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट, और ए एल बी ये तीनों तीनों क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर सबको मिला दो तो ए एल बी, और यहाँ पी एल को ले लिए बी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे वेरिएबल्स 2 एंड 1 क्या हो जाएगा कांस्टेंट। सिमिलरली और भी चीजें ले लो, जैसे कि सर्कल ले लो,
अगर इस सर्कल की बात करें, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो घबराना मत, सर्कल ही है। तो इस सर्कल की रेडियस मान लो ये कितना है, सर्कल का ये जो रेडियस है, ये रेडियस सपोज की r है। इस सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस को पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। ये हो जाता है 2 पाई r, ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई r। एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब इस तरह से अगर सोचो डायमीटर की बात करें, मान लो ये पूरा को ले लो और ये डायमीटर हो जाए, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। कितना हो जाएगा, 2r। स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 2, पर सब जगह कैपिटल लिखे हैं तो यहाँ पर भी कैपिटल लिख, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होता, सबका रेडियस सेम होता है। यहाँ r है तो यहाँ पर भी r होगा। अब इस केस में देखो, इस 2 की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होने वाली, मतलब कांस्टेंट। ये पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 या 322/7 ही रहेगा, इसलिए पाई भी कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर ये 2 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बट इस P की अगर बात करो, इस C की अगर बात करो, इस R की अगर बात करो, यहाँ पर एक चीज छूट गया, ये पाई भी कहीं चेंज नहीं होगा, तो पाई भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर P C R ये सारे के सारे वेरिएबल। यहाँ पर पाई आपका कांस्टेंट मैंने लिख ही दिया। ये जो A है और ये जो R है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल। ये आपका D और ये R भी वेरिएबल और 2 तो कांस्टेंट, ये भी वेरिएबल। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि पाई कहीं चेंज नहीं होगा, आर की वैल्यू जैसे चेंज करोगे तो ए चेंज हो जाएगा, आर की वैल्यू जैसे चेंज करोगे सी चेंज हो जाएगा, पेरीमीटर बोलोगे तो पी चेंज हो जाएगा, यहाँ आर चेंज करोगे तो डी चेंज हो जाएगा, पर 2 कहीं चेंज नहीं होगा। तो 2 पाई ये 2, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कांस्टेंट, और बाकी आर सी पी ए डी ऑल दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स कांस्टेंट, आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर क्यूब की बात करें, क्यूब में भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, जैसे मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। अगर इसका एरिया की बात करें, टी एस ए बात करो या सी एस ए, बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं सिंपली इसका लिख ही देता हूँ। देखो अगर इसका टी एस ए की बात करें तो टी एस ए 6a² होता है। अगर इसके इच साइड को ए कंसीडर कर लूँ तो सारा साइड मान लो इसका एज जो है वो ए है, ए लेंथ का है, तो टी एस ए हो जाएगा 6a²। और इसका एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया कहिए, तो कर्व, ठीक है, इसमें एल एस ए ही ज्यादा सही रहेगा। एल एस ए कितना हो जाएगा, 4a²। सिमिलरली अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करो तो ये हो जाएगा a³, ठीक है, कितना हो जाएगा a³, ठीक है। अगर इसके डायगोनल की बात करो तो डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट, इसको ऐसे लिखो a√3। तो इस तरह से डायगोनल और ये वॉल्यूम, ये एल एस ए, ये टी एस ए। अब इसमें से कोई एगो एरिया, तो ये भी एरिया ही है। तो अब इसमें तीन को लेटर आ गया, अलग बात है, पर एरिया है दोनों, ठीक है। तो ए भी, ए डी ए, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल। बट इसमें 6 किसी भी केस में नहीं बदलेगा, ए बदलते रहेगा। इसके क्यूब का साइड बड़ा छोटा हो सकता है, पर हर केस में ये 6 कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 4 हर केस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला में 4 है, हर जगह 4 ही लिखेंगे। बट ये ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि ए साइड ऑफ द क्यूब है और क्यूब को बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रही है, बट ए की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ए क्या हो जाएगा, वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पर नहीं कुछ, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 कांस्टेंट, ए क्या हो जाएगा, वेरिएबल। डी वेरिएबल, भी वेरिएबल, ए वेरिएबल। √3 भी फिक्स वैल्यू है, इसका कहीं चेंज नहीं हो रहा है पूरे फॉर्मूला में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये √3 भी कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल कांस्टेंट को आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेता हूँ। एक दो और दे दिया गया, सिलेंडर, फिर सिलेंडर का टीएसए होगा, टीएसए, ठीक है। कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एस, ठीक है। इसी में चाहो तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो एच, ये हो गया आपका टीएसए, ये भी एरिया ही है। सिमिलरली इसके एलएसए की बात करें या सीएसए की बात करें, तो सीएसए हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। उसके बाद वॉल्यूम की बात करो तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है प्यारे, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये कितना, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिमिलरली इसी तरह से, ठीक है, ये सब चीजें आप समझ सकते हो, ठीक है। इसमें आप गौर से देखो,
तो देखो टू कांस्टेंट है, ये टू कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, पाई फिक्स वैल्यू है, और आर और एच की वैल्यू चेंज होगा। जैसे आर और एच की वैल्यू चेंज होगा तो इसका टी मान लो तो ये टी भी चेंज होगा। सी एस एम सी मान लो तो यहाँ पर भी टू और पाई की वैल्यू फिक्स है, बट आर एच चेंज होगा, तो आर एच वेरिएबल, इसमें किसी एक को मान लो एरिया, एरिया भी चेंज होगा। तो बाकी टू पाई कांस्टेंट हो गया, और आर एच इधर जो भी है वो कोई एरिया ले लो तो भी वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर पाई फिक्स है पर आर एच भी, ये तीनों तीनों क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो अब आगे की बात करूं मैं, कोण ले लो, तो कोण का सिंबल से बात है, इसका अगर हम लोग बात करें क्या चीज, सी एस ए, तो सी एस ए कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, और उसके बाद टी एस ए की बात करें तो इसी पाई आर एल में अगर हम लोग बेस का एरिया मतलब सर्कल का एरिया ऐड करते हैं टी एस ए, दोनों में पाई आर कॉमन आर है तो ले सकते हो, तो एल प्लस आर। ठीक है, उसी तरह से इसके वॉल्यूम की बात करो तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना होता है, 1/3 होता है पाई आर एस। फिर से देख लो, 1/3 इज कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर और एच वेरिएबल, भी वेरिएबल, ये दोनों चेंज होगा तो भी चेंज करेगा। सिमिलरली इसमें पाई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3.14, बट आर और एल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये दोनों का वैल्यू जैसे चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो आर एल और साथ में सी एस ए, ये भी वेरिएबल। तो समझ में आ रहा है कि ये और ये वेरिएबल है और पाई क्या है, कांस्टेंट। इसमें बात करें तो पाई कांस्टेंट है, आर और एल क्या है, वेरिएबल। तो इस तरह से वेरिएबल कांस्टेंट को आप पता कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट, अगर आप अच्छे से समझ में आ चुकी है तो अब अपने पास एक बहुत ही बेसिक टर्म है जो हर पॉलिनोमियल में वर्ड यूज होने वाला है, कौन सा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ये क्या होता है, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है जो अपने पास जो 4 फंडामेंटल साइन है, दैट इज प्लस, माइनस, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड साइन ऑफ डिवीजन। टोटल अपने पास कितने फंडामेंटल साइन है, 4, प्लस, माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड डिवीजन का साइन। इन 4 साइन में से किसी एक के साथ ये वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्टेड हो, या फिर इन चारों के साथ कनेक्टेड हो, या 2 के साथ हो, 3 के साथ, कोई मतलब नहीं है। इन 4 में से किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकता है या चारों के साथ हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन और वेरिएबल एंड कांस्टेंट जो कि 4 फंडामेंटल साइन में से किसी भी साइन के साथ या सबके साथ, डजंट मैटर। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अपने पास x एक क्या लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, अभी जैसा हमने पढ़ा था 2 एक कांस्टेंट ले लेते हैं, और दोनों को ऐड कर देते हैं एक प्लस साइन से। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन बना, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ए मतलब एल्जेब्राइक और ई मतलब एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन बना x + 2 का क्या नाम देंगे हम लोग, ये देंगे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बस नामांकन कर रहे हैं, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बस टर्म का नाम देने वाले हैं। ठीक है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं 6 महीने 6 दिनों के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एक नामांकन करते हैं। ठीक है, तो उसी आज ये सब चीजें जो है पॉलिनोमियल को समझने के लिए जो जो नए नए टर्म को डिफाइन किया गया था, नए नए टर्म सीखे थे, उसका बस हम आपको नाम बताने वाले हैं, और उसका कब किसको क्या नाम देने वाले हैं, क्यों देने वाले हैं, ये सब सारे चीज बताने वाले हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम कब देंगे, किसी भी जब एक वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों फंडामेंटल साइन, ये प्लस, माइनस, इन चारों में से या तो चारों के साथ कनेक्ट हो जाए, या इन 4 में से कोई भी वन ऑफ देम, कुछ भी हो सकता है, ये हो जाए, ये दोनों हो जाए, तीनों हो जाए, या कोई ये हो जाए, इनमें से कोई भी साइन के साथ कनेक्टेड होती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, दोनों को मैंने प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया, ये जो एक्सप्रेशन बना इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जैसे कह दूं कि 9 और ये y, तो y एक वेरिएबल है, 9 एक कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में साइन दे देता हूं, क्या चीज, माइनस। तो अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साइन माइनस के साथ कनेक्टेड है, तो इनको क्या बोल दूंगा, इनको बोल दूंगा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2x² - 6, ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट,
टू क्या है, टू क्या है, टू आपका एगो कांस्टेंट, बट एक्स क्या है आपका, एक्स वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट, ये दो वेरिएबल और एक कांस्टेंट के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर साइन कितने हैं, तो आपको कहोगे सर माइनस साइन है, बस एक साइन है, बट एक साइन नहीं है प्यारे, यहाँ पर दो दो साइन है। पूछो कैसे, कि जब आप लोग इस टू को, जब आप लोग इस टू को एक्स स्क्वायर से क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, टू को कितना से मल्टीप्लाई किए थे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे, तब जाके आपका आया था कितना, टू एक्स स्क्वायर, मतलब टू एक्स स्क्वायर को टू इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कितना है, 6। अब आप गौर से देखो, ये जो कांस्टेंट है और ये जो वेरिएबल है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और यहाँ पर अब देखो, अगर मैं इसके एक और तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो सही मायने में पूछो तो ये टू कांस्टेंट का काम कर रहा है, पर ये टू कांस्टेंट नहीं है। पूछो कैसे, एक्चुअली ये जो टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर है, क्या मैं टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर ही तो होगा। तो अब मुझे बताओ, जब मैंने इसे ही लिखा है, इसमें टू कहाँ गया, टू तो कहीं है ही नहीं, टू तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में अब देखो दोनों एक्स ही स्क्वायर है, देखा जाए तो दो वेरिएबल है वहां, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर टू की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगा, अगर हम लोग एक्स को चेंज करेंगे तो इसलिए इसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें कितने साइन कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई का और माइनस का, इसलिए ये जो आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मैंने बोला था कोई एक हो या दो भी हो सकते हैं, या कभी कभी सारा ही यूज करके दिखा देता हूँ आगे। जैसे अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू एक्स माइनस 6/7, 6/7। अब यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर अगर गौर से देखो तो सारे ही फंडामेंटल साइन यूज हो गए। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो देखो, इसको क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ, और यहाँ 6/7, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, तो देखो ये प्लस पहला साइन, मल्टीप्लाई दूसरा साइन, माइनस तीसरा साइन, और ये डिवीजन चौथा, तो 4 फंडामेंटल साइन यूज हो गए। और सब में देखो ये वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, तो इस तरह वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन जो भी बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं थोड़ा सा आपके आईक्यू के चेक करता हूं, आपको बताना है कि ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नहीं। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, क्या एक्स स्क्वायर, अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का, तो क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का, तो मुझे बताओ क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, क्या बोलोगे, है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट ही नहीं है, और आपने बोला था कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। पर इसमें वेरिएबल तो है पर कांस्टेंट नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, वो कहता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई ना कोई फंडामेंटल साइन इन चारों में से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन चारों में से किसी भी एटलीस्ट एक साइन के साथ तो कनेक्टेड होना ही चाहिए, कंबाइन होना ही चाहिए। कौन कौन चीज, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट, दोनों को दोनों कंबाइन होना चाहिए, किसके साथ, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ। बट आप कह रहे हैं यहाँ तो सिर्फ आपने वेरिएबल लिखा, कांस्टेंट तो लिखा ही नहीं है, और कांस्टेंट तो किसी के साथ कंबाइंड है ही नहीं, तो फिर कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये तो सिर्फ ये नहीं हो सकता सर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता। बट अगर आप ऐसा सोचते हो, ये बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पूछो कैसे, मैं तभी से तो आपको बताते आ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैं चाहूं तो क्या 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही तो रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग थोड़ा आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली वही नंबर मिलता है। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो मैं एक्स स्क्वायर को इस तरह से लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप खुद देख लो, ये 1 आपका क्या है, कांस्टेंट,
और ये आपका एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल। तो ये वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्टेड बाय अ फंडामेंटल साइन, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन के साइन से कनेक्टेड है, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, फिर एक और चलिए आपका आईक्यू टेस्ट कर लूं मैं। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये सब चीजें तो आप सीख चुके तो मैं लास्ट एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ मुझे कि ये जो आपका 3 कितना, यहाँ लिखूं क्या, हाँ यहाँ लिखता हूँ। आप मुझे बताओ ये जो आपका 5 है, क्या है ये 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, ये आपको बता के दिखाना। तब क्या कहोगे बताओ, कहोगे सर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं। तो आप कहोगे सर पक्का, इस बार गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं आपको गलत कर दूंगा, मैं 100% कह सकता हूं कि आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, ये अब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सही बात है, मैं 5 को 1 का इंटू लिख सकता हूँ, और 5 को अगर 5 इंटू 1 लिखूं तो फिर भी ये 5 आएगा, मतलब 5 को 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा और अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और आप दिमाग लगाओ तो सोच पाओगे कि हाँ इसमें वेरिएबल ही है। पूछो कैसे, अगर मैं बात करूं क्या मैं इस 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स की पावर 0, एक्स कोई नंबर है, एक्स की पावर 0, उस पर कुछ भी वैल्यू रखो वो कितना कर देगा, 1। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता तो 1 कर देता, तो एक्स की पावर 0 कितना होगा, 1। इस 1 के बदले में एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब देखो एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, बट उसकी पावर 0 1 करके फिर से इतना ही ला देगा। तो मैं 1 को एक्स की पावर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो ये एक्स वेरिएबल और 5 कांस्टेंट है, दोनों के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये इक्वल है अब भी किसके, ये इक्वल है 5 इंटू, ये इक्वल अब भी किसके, 5 इंटू एक्स की पावर 0 के, 5 इंटू एक्स की पावर 0 के। हेंस हम लोग अगेन कह सकते हैं कि 5 ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा 5 ही आएगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सवाल है क्या हम लोग 0 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको आप चाहो तो इंटू एक्स की पावर कितना 0 लिख सकते हो। ठीक है, या 9 रख लो, इस बार कुछ भी रखो, इस बार 9 रख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा आपने, 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा। इस तरह से किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर दिया जाए, 4 या एनी ऑफ देम किसी भी साइन के साथ, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो टर्म है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैथ में क्या होता है। इसके बाद इससे छोटे छोटे और रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे। इसके बाद अपने पास जो है क्या है, ये है टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। करें सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, सेपरेटेड बाय साइन प्लस और माइनस। तो सेवरल पार्ट जो होगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेट करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल से समझो तो जैसे आपने अभी मैंने आपको दिखाया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सेवरल पार्ट प्लस माइनस के साथ सेपरेट करो, इसके आगे में कुछ तो प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर को सेपरेट करो, और उसके बाद माइनस 6x को सेपरेट करो, और प्लस 5 को सेपरेट करो। तो इस तरह से आप देखोगे इसमें प्लस माइनस के साथ जब इसको पार्ट मतलब कि सेपरेट करते हैं तो टोटल कितने सेपरेशन हो रहे हैं, 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, टोटल कितने हैं, 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। ठीक है, 1 2 और 3। इस तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टोटल कितने टर्म्स हैं, 3, 1 2 एंड 3। इस तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने पार्ट हो गए, 3, 1 2 एंड 3। तो आप इस तरह से पता कर सकते हो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म हो गए, 3। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1/2, तो अब पता करो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं। मान लो कि यहाँ पर कितना है, -3। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं,
तो इसमें कितने टर्म्स है 3, अब भी कितने टर्म्स है 3। देखो एक एक्स स्क्वायर एक टर्म हुआ, उसके बाद -7x दूसरे टर्म हो गया, और यहाँ पर -1/2 तीसरा टर्म हुआ। याद रखना प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी आप टर्म्स की बात करो तो साइन के साथ बात करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर 7x बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, -7x बोलना है। कितना बोलना, -7x। इस तरह से इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अगर मैं बात करूं आपसे, अगला बताओ, अगला क्वेश्चन 2x - 3x, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं। तो आपको हो गए सर यहाँ पर 2x को अलग कर दिया तो एक, यहाँ पर -3x 2, और यहाँ पर 6x कितने हो गए 3। इस तरह इसमें 3 टर्म्स है। कितने टर्म है, 3 टर्म। और अगर आपने 3 टर्म बोला ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। मतलब इसमें 3 टर्म्स नहीं है। क्या नहीं है, इसमें 3 टर्म्स नहीं है। कैसे नहीं है, आप गौर से देखो, अगर गौर से देखो, अगर आपने 1 2 3 क्लास पढ़ के आया है, यहाँ क्या था 2 जो भी है यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर आपने 1 2 3 क्लास पास करके आया है या 5 क्लास पास करके आया, तो सोचो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड वैड भी पढ़ के आया होगा। तो देखो ये सारे टर्म्स है, 2x 6x सारे के सारे कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। तो ये 6x और 2x दोनों क्या है, दोनों कैसे साइन है, प्लस। तो 6x + 2x कितने हो जाएंगे 8x, और यहाँ क्या बचा -3x। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8x में 3x को सब्ट्रैक्ट करो, टर्म है ना कि 3 टर्म। इसमें सिर्फ तीनों एक ही है। इसे सॉल्व करके देखो कि ये कितने टर्म्स है, इसमें ओनली 1 टर्म। तो इसलिए इस से कितना टर्म है, तो इसमें कितना टर्म है, ओनली एंड ओनली 1 टर्म। ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब बताओ x² - x, इसमें कितने टर्म्स है। मान लो यहाँ 2 ले लो, 2x² - x, इसमें कितने टर्म्स है। बोलोगे सर ये भी तो सेम ही है, ये भी सेम ही है, इसमें x है, इसमें x है, 2x है, यहाँ 1x है, 2x में से x लिया, बचा कितना x। और अगर ऐसा करोगे तो आपने समझ लेना कि आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आती है। ये x² और ये x दोनों सेम नहीं है, दोनों ही लिटिल फैक्टर्स अलग अलग है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होने वाला है। इसमें 2 टर्म है, पहला 2x², ठीक है, और दूसरा -x। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा 2 टर्म्स, 1 टर्म्स, 3 टर्म्स, ऐसे 4 टर्म्स भी होंगे, जैसे x⁴ -x³ -2x, ऐसे बात करो। अब देखो इसमें 2 2 4 1 5, इसमें टोटल कितने 5 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स। अगर मैं कहूँ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँ और बोलूँ कि यहाँ पर अब बताओ कितने टर्म्स है, तो बोलोगे अभी तो 5 ही टर्म्स है ना सर, 1 2 3 4 5, पर अब 5 टर्म्स नहीं है। अब गौर से देखो तो आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पावर 4, यहाँ पावर 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 2 दोनों सेम है। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन है आपका x⁴ -x³ माइनस माइनस प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, -4x² -5। एक्चुअली ये आपका रियल एक्सप्रेशन है और इसमें 5 नहीं 4 टर्म्स है। तो इस तरह से आपने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कई टर्म्स हो सकते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 5 टर्म कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने टर्म्स के बारे में सीखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स क्या होता है, सबने सीखा। नेक्स्ट जो अपने पास टर्म है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो बेसिस के टर्म्स में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स के नाम दे सकते हैं। जैसे पहला मोनोमियल 1 टर्म वाले, बाइनोमियल 2 टर्म वाले, ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स वाले, और इसके बाद जो भी रहेगा 5 से ज्यादा जितना भी हो जाए बोल सकते हैं मल्टीनोमियल। मतलब इसमें कितने टर्म, 1 टर्म, ठीक है, इसमें 2 टर्म्स, ठीक है, कितने टर्म्स 2 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे 3 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे 4 टर्म्स, इसमें कितना मोर देन 4 टर्म्स, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग मल्टीनोमियल। इस तरह से अगर बात करें तो सेम ही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अगर मोनोमियल की बात करें तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म, पहले ही बता रखा। जैसे
एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मेट ए एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। एक्स अंकों के सब यहाँ ए तो है, होता है प्यारे, मैंने कई बार और 6x माइनस 7x, ये सारा का सारा क्या है, ये सब के सब मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हमेशा ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट का होगा, इस फॉर्मेट का होगा, जैसे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x माइनस 6, ठीक है, 7x प्लस 5, ये सब एक्स स्क्वेयर माइनस 2, इसमें भी देखो 2 टर्म है, उसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म, इसमें इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस 1, ये सारे के सारे क्या है, 2 टर्म वाले। कितने हैं ये सब के सब, आप जो देख रहे हो ये सब के सब क्या है, 2 टर्म वाले देख रहे हैं। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यही चीजें आएंगी, और इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, ठीक है। ये सारे के सारे बाइनोमियल है, क्योंकि सब में कितने हैं, 2 टर्म्स, पावर 3 हो या 4 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये टर्म के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, और टर्म को हमें देखना है। टर्म तो इसमें 2 ही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, ठीक है। तो अगर 2 टर्म रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। सिमिलरली अगर 3 टर्म्स रहे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, फॉर एग्जांपल इसका एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का होगा, इसमें टर्म होगा माइनस 6x प्लस 5, ठीक है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। और तुम्हारे दिमाग में होगा सर आप बोले इस फॉर्मेट का होगा, यहाँ प्लस था आपने माइनस लिख दिया, तो अगर सोच होती इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस 6 प्लस माइनस फिर से माइनस ही हो जाएगा, तो प्लस ही है, बस बी के जगह माइनस 6, जो बी है आपका वो 6 नहीं माइनस 6 है, तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। ये एक्चुअली आपको इसी फॉर्मेट पे, बट यहाँ पर प्लस है और जो वो 6 नहीं माइनस 6 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और ये तो 1 वेरिएबल में है, मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब देखो इसमें भी 3 टर्म है, बट 2 वेरिएबल यूज है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, ये है आपका ट्राइनोमियल। सिमिलरली क्वाड्रिनोमियल की बात करें तो इसमें कितने टर्म्स, 4 टर्म्स, कितने टर्म्स, 4 टर्म्स। इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी 4 टर्म्स है ना, ये हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इसमें देखो टोटल कितने टर्म्स है, इतने टोटल टर्म्स है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 3, सॉरी 4 पावर चाहिए ना, और 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 6, ये देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या है, ये हो गया आपको क्वाड्रिनोमियल। इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। सिमिलरली अगर इसके बाद की बात करें तो अपने पास है मल्टीनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 और मोर टर्म्स, जिसमें 2 और 2 से ज्यादा जितने भी टर्म्स होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, मल्टीनोमियल्स। 1 वाले को नहीं, क्योंकि 1 तो सिंगल होता है, ठीक है, 1 से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर, ये भी मल्टीनोमियल, ये भी मल्टीनोमियल होगा। 7x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस x माइनस 8, ये भी मल्टीनोमियल होगा। 5 पावर अगर हो जाए, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, इसमें देखो 5 टर्म्स है, ये भी मल्टीनोमियल होगा। तो मल्टीनोमियल समझ सकते हो जिसमें मोर देन 4 टर्म्स हो। उसके बाद बात करें हम लोग फैक्टर, फैक्टर क्या कर रहा है, करे each combination of the constant and variables which forms a term is called a multinomial. For example जैसे मान लो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, फिर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे 7 और x अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो बनेगा 7x, अगर इसको बोलेंगे फैक्टर ऑफ 7x, 7x का फैक्टर होता है, करे जिसमें 7 कांस्टेंट है और आपका x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल। इस वेरिएबल को लिटरल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर्स। तो 7x की बात करें तो 7x में अगर आपसे x का कोई पूछा जाए होगा तो बोलना है 7, और अगर आपसे 7 का कोई फैक्टर पूछे क्या होगा, x, क्या होगा, x। इस तरह
7x² y। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ x² का फैक्टर क्या होगा, तो x² का छोड़ 7y, तो 7y x² का फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाए y का फैक्टर बताओ, तो y को छोड़ दो, बचा क्या 7x², y² का फैक्टर क्या हो जाएगा 7x²। अब आपसे पूछते 7 का ही फैक्टर बता दो, तो 7 को छोड़ के बाकी बचा x² y, ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टर। सिमिलरली अब अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 2x² - 6x + 5, ऐसा पूछे। अगर आपसे पूछे कि बताओ x² का फैक्टर क्या है, x² का फैक्टर क्या होगा, देखो x² को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, x² को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो x² का फैक्टर 2। अगर आपसे पूछ दे बताओ x का फैक्टर बताओ, तो x देखो उसमें कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर x तो यही है, तो फिर से तो 2 ही आंसर होगा, बट नहीं, ये x नहीं, ये x² है। तो आपसे पूछा गया है x का फैक्टर बताओ, तो x यहाँ पर है, तो x का फैक्टर कितना होगा साइन के साथ, कितना हो जाएगा -6। सिमिलरली आपसे पूछेगा बताओ x की पावर 0 का फैक्टर बताओ, x की पावर 0 का, क्योंकि सर वो तो है ही नहीं, वो तो x की पावर 0 है ही नहीं, फिर उसका कैसे फैक्टर बताएंगे। तो आपको जैसे बताया था 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, और इस 1 के मतलब 5 × 1 के लिए क्या x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ये है आपका 0 पावर 1, ठीक है। तो इसका फैक्टर देखो कितना है, तो x की पावर 0 का फैक्टर कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा जैसे कि x² का फैक्टर क्या होगा, तो आपको सर x² को तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, किया गया, तभी से यही बात तो सिखा रहा हूँ कि x² को नहीं कुछ तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए x² का फैक्टर कितना होगा 1, घबराने वाली कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने फैक्टर के बारे में सीखा। अब अगर आपसे बात किया जाए कोएफिशिएंट की, किसकी बात किया जाए कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट क्या कहता है, कर एनी फैक्टर, क्या चीज, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म, ठीक है। तो आपने अभी देखा फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, तो फैक्टर के बारे में आपने क्या देखा कि 7 को किस किस से मल्टीप्लाई किया गया है, 7 को 7 × अभी आपने देखा इस फैक्टर क्या हो सकता है, x भी हो, 7 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, ये हो गया फैक्टर। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक्चुअली यहाँ पर सारा बात आपको सिखा दिया कोएफिशिएंट के लिए, और पूछ रहा था यहाँ फैक्टर, तो आप x 7x² y में इसके 3 फैक्टर होंगे, एक 7 होगा, एक x² होगा और दूसरा y होगा, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब जिस चीज से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। जैसे अब इसमें तो मैंने कोएफिशिएंट के बारे में बता दिया कि x² का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट -6 और 5 का कोएफिशिएंट x की पावर 0 या x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 5, ठीक है। पूछ रहा था क्या चीज, यहाँ पर फैक्टर के बारे में मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में कोएफिशिएंट चल रहा था, मैंने कोएफिशिएंट के बारे में बता दिया। तो फैक्टर के बारे में याद रखना, फैक्टर और कोएफिशिएंट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जैसे देखो 7x है, तो 7x के 2 फैक्टर होंगे, एक 7 और दूसरा x। इसी तरह से और भी चीजें ले सकते हैं, और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे अगर बात करें 9x² y का, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, 9x² y का फैक्टर 3 × 3 ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको 9 ले सकते हैं, फिर x² ले सकते हैं और एक y भी ले सकते हैं। x² को चाहे तो x × x भी बोल सकते हैं, ये सारे इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। उसी तरह से 9xy या यहाँ पर 3xy z, अगर इसमें पूछा जाए इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो 3 फैक्टर होगा, x फैक्टर होगा, y फैक्टर होगा और z क्या होगा फैक्टर होगा। ये सब फैक्टर के बारे में पूछा था, किसके बारे में पूछा गया था फैक्टर, मैंने बता रहा था किसके बारे में कोएफिशिएंट। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, फैक्टर का मतलब किस किस नंबर से या किस किस प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया। 9x² y में किस किस से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 से, तो 3 और 3 भी बोल सकते हैं, सीधा 9 इसका फैक्टर है, इस टर्म का x² फैक्टर है, y भी इसका एक फैक्टर है। बट कोएफिशिएंट की बात करें तो जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था वो कोएफिशिएंट ही था। जैसे अगर आप बात करें कि -5x² y में, इसमें अगर बात करें, इसमें अगर कोएफिशिएंट के बारे में पूछा जाए, तो 5 का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए, अगर 5 का कोएफिशिएंट पूछा जाए, तो 5 का माइनस है, तो -x² y हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट। अगर x² का कोएफिशिएंट पूछा जाए, ये हो जाएगा -5y,
अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो हो जाएगा -5x²। ठीक है, अब देखो जो जो फैक्टर्स था देखा जाए तो इस सब का जो फैक्टर्स है वही कोफिशिएंट बन रहा है, इसलिए वहां लिखा है एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म कॉल्ड अ कोफिशिएंट। ठीक है, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। तो अब देखिए अगर इसकी बात करें, इसकी बात इसमें देखो क्या है, क्या है, फैक्टर है। अगर बात करें इसका तो एक्स फैक्टर है और वाई भी अभी जो मैंने फैक्टर के जगह कोफिशिएंट समझा दिया था। ठीक है, अब दिमाग में कोफिशिएंट चल रहा था और पढ़ा रहा था मैं किसके बारे में, फैक्टर के बारे में। तो अब ये इसके बारे में जरा देखो तो ये सब का फैक्टर यही सब है और एक्चुअल में यही सब इसका क्या बन रहा है, कोफिशिएंट भी बन रहा है। देखो 5 का कोफिशिएंट ये, x² कोफिशिएंट ये और y का कोफिशिएंट ये। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए एक्स को छोड़ के बाकी सारे एक्स वाई। ठीक है, अगर वाई का पूछा जाए तो 7 एक्स को दो बार आ गया था, एक्स² हो जाएगा, याद रखना। 7x²। इसी तरह से 9xyz², इसका अगर पूछा जाए तो 9 का पूछा जाए तो ये हो जाएगा xyz²। z² का अगर पूछा जाए तो बचा हुआ लिख दो 9xy। अगर y का पूछ दे तो ये बचेगा 9xx और z²। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी का भी कोफिशिएंट पता कर सकते हो। बट हमेशा ऐसे नहीं देगा, आपसे पूछा जाएगा, मान लो कि ऐसा रहेगा x² - 9x + 5 और पूछेगा इसमें से आप बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या हो। तब कहोगे सर इसमें तो x² का कोई कोफिशिएंट नहीं, क्योंकि उसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। बट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाया था कि इसको नहीं कुछ तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा, 1। और यहाँ पर अगर बात करें -9x में अगर पूछा जाए x का कोफिशिएंट बताओ तो कहोगे कि x² का x का ये भी तो x ही है, तो x का कोफिशिएंट 1 होगा। बट नहीं, यहाँ पर x नहीं है, x² है, ये कंफ्यूज नहीं करना। आपसे पूछा जाएगा क्या चीज, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। कितना, -9। इसी तरह से x⁻0 का पूछा जाए कितना बोलोगे, 5, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि इसको नहीं कुछ तो 1 लिख सकते और इसको 5x⁻0 लिख सकते। तो 5 किसका कोफिशिएंट है, x⁻0 का। ठीक है, तो सिमिलरली आपसे पूछ दिया जाए, बोला कि जाए कि 9 का कोफिशिएंट बताओ, तो इसमें आपको तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो x⁻0। ठीक है, और इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 9 में x⁻0 का कोफिशिएंट बताओ तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 9। क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो x⁻0 इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोफिशिएंट के बारे में पता कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे कह रहे राइट द कोफिशिएंट ऑफ, मतलब इसमें से आपको लिखना है। एक नंबर की बात करें तो एक नंबर का सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट इसमें बताओ। तो देखो x² यहाँ है, तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा, -5, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा -5। दूसरे क्वेश्चन में बोला कि xyz में xy का कोफिशिएंट बताओ, तो8xyz में आपको किसका बताना है, xy का कोफिशिएंट। तो xy को छोड़ के बाकी देखो, xy को छोड़ दो, बचा क्या, 8z। ठीक है, तो इसमें xy का कोफिशिएंट हो जाएगा 8z। सिमिलरली नंबर में आ जाओ, क्या है कि -2 है, देखो कितना है, 2y² - 6y + 2। इसमें आपको बताना है किसका, -y का। तो देखो यहाँ पर है, ये -y का कोफिशिएंट आपको बताना है, तो -y इसके साथ ले ही लोगे तो बचेगा कौन, 6। तो मतलब कि -y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 6। याद रखोगे। अब इसमें देखो इसमें पूछ भी दिया 3x + 7, 4 नंबर में 3x + 7, 3x + 7। इसमें बोला गया है कि x⁻0 का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बताना है x⁻0। तो मैंने आपको सिखा रखा है 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं और इसको 7 और 1 के बदले x⁻0 लिख सकते हैं। तो x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, 7। तो x⁻0 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें हम लोग, कह रहे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो कह रहे ग्रेटेस्ट पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हो ऑफ द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर ये 2 और मोर वेरिएबल में रहे तो हर टर्म के वेरिएबल के पावर को ऐड करना है, फिर देखना है किस टर्म का पावर
हाईएस्ट है, जिस टर्म का भी पावर हाईएस्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए, डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ नहीं कुछ तो एक्स की पावर 0 है, अगर मैं सिर्फ 5 लिखूं, अगर वेरिएबल की पावर नहीं कुछ है तो कितना है, तो अब इस टर्म में दो टर्म है, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म है माइनस 5x की पावर 0। इस टर्म में देखो पावर कितना है, इसका वेरिएबल, गाइस याद रखना है कभी भी कांस्टेंट का पावर नहीं देखना, हमें वेरिएबल का पावर देखना है। ठीक है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी टर्म में इन अ सिंगल वेरिएबल, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है, और उसमें हर टर्म के वेरिएबल का पावर चेक करना, जिसका भी हाईएस्ट होगा उसी को बोलेंगे डिग्री। बट अगर 2 और मोर वेरिएबल हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व, तो उस वेरिएबल के जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो हर टर्म के वेरिएबल के पावर को ऐड करो, फिर हर टर्म में चेक करो किसका सबसे हाईएस्ट पावर आया, तो जो सबसे हाईएस्ट होगा उसी को बोलेंगे डिग्री। पहले एक वेरिएबल वाले चेक करते हैं, फिर दो। तो इसमें देखो x और x दोनों सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल x की पावर 0, यहाँ x की पावर 2, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है। ठीक है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन होगा, हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा 2, मतलब इसका जो डिग्री होगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 7x² माइनस 5x प्लस 6, अब इसमें इस टर्म की हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, इस टर्म की नहीं कुछ तो 1, यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर नहीं कुछ तो 0, इसका पावर कितना है 0। अब हाईएस्ट देखो कौन है, हाईएस्ट 2 है, डिग्री कितना हो जाएगा 2, डिग्री कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब ये तो एक वेरिएबल में देखा, तो एक वेरिएबल में तो आसान है, जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा वो हो गया डिग्री। पर अगर ऐसा रहे x² माइनस x² y प्लस एक्स वाई कुछ रहे, अब इसमें आपको बताना है डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा। तब आप क्या कहोगे, इसके सर हाईएस्ट पावर इसमें भी 2, तो हाईएस्ट डिग्री तो 2 ही होगा, पर ऐसा गलत हो जाएगा, अगर ऐसा सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, हर टर्म के अगर 2 से मोर वेरिएबल है तो हर टर्म में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उस वेरिएबल का डिग्री को ऐड करो, फिर देखो कि हाईएस्ट किसका है। तो इसका कितना था, इसका कितना है 2, इसका 2, इसका नहीं कुछ तो 1, तो 2 और 1 दोनों के वेरिएबल के पावर को ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये 3, और यहाँ 1 और इसका भी 1, 2 और इसका भी 2। अब इसमें से देखो कि किसका सबसे हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट सम क्या है 3, इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा तो डिग्री कितना हो जाएगा 3 होगा। बात समझ गए, इस तरह से पता कर लोगे। सिमिलरली अगर एक और क्वेश्चन करवा दो, ऐसा रहे 3x² माइनस 5xyz प्लस 4y², अगर ऐसा दे तो इसमें देखिए इसका डिग्री, इसका पता करो कितना है 2, इसमें 1 1 1, तो तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ, तो तीनों वेरिएबल के पावर को ऐड करो, तो 1 1 1 तीनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2। अब देखो हाईएस्ट कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3, डिग्री कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से 1 वेरिएबल में रहेगा तब पर भी आप डिग्री पता कर सकते हो, और 1 से ज्यादा वेरिएबल में रहेगा तब पर भी आप डिग्री पता कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे टोटल कितने टाइप्स होते हैं, मेनली कितने टाइप, 4, एक्सप्रेशन और बायोमेट्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है प्यारे प्यारे बच्चों, इसलिए हर एक टर्म इंपॉर्टेंट रखता है, आगे जाके जो हम बताने वाले हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आगे की बात करें तो लीनियर का मतलब जानते हो 1, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री कितना होगा, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री हो जाए 3 उसे बोलेंगे क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो जाए क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। तो मेनली चार टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आइए देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन वगैरह भी देख लीजिए।
देखिए, तो जितने भी लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होस्ट डिग्री इज 1, और इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का रहेगा, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, अगर ए को 0 कर दोगे तो ए अगर 0 हो जाए, जस्ट इमेजिन करो अगर ए 0 हो जाए तो यहाँ 0 होना चाहिए। 0 इंटू एक्स प्लस बी, 0 इंटू एक्स प्लस बी, ये तो 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, 0 किस में ऐड करोगे तो बी बचेगा बी। अब बी तो एक कांस्टेंट होता है, बी क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जो डिग्री होती है कितनी होती है, 0। और जैसे 0 डिग्री होगा तो हमारा जो डेफिनेशन है लीनियर की, जिसकी डिग्री 1 होना चाहिए, वही गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना कभी भी ये ए 0 नहीं हो सकता, ए के अलावा कोई वैल्यू चलेगा बट ए 0 नहीं होता। और बी है ये कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 हो उसे अलजेब्रिक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, और साथ ही उसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का, जहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए। ये जो ए और बी है, ये ए और बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 को छोड़ेंगे तो लीनियरिटी वाली जो बात है वही खत्म, ठीक है। दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, जिसकी डिग्री कितनी हो 2, उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस सी, ए बी और सी, ये तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट ये जो ए है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। फिर जाके हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको करवाओ इस फॉर्मेट का है। आप कहोगे सर यहाँ प्लस है वहां तो आपने माइनस लिख दिया, तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस इंटू -5, मतलब कि प्लस ही है वहां, बस b के जगह -5, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि 3 टर्म हो, 2 टर्म में भी हो सकता है। अगर ऐसा लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। बाइनोमियल भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, बस हमें डिग्री को देखना है, डिग्री कितनी है, 2, तो इसलिए क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। एक टर्म भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो इसकी डिग्री कितनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और डिग्री कितनी है, 2, इसलिए क्या होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ये सारे के सारे क्या है, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, बस हमें किसको देखना है, डिग्री को, टर्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे उसमें हमें टर्म को क्या करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना था, टर्म को देखना था, पावर को नहीं देखना था। इसमें सिर्फ पावर को देखना है, टर्म को नहीं देखना है। जितने भी क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो सब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कुछ भी हो सकते हैं, और सारे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल सब क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको टर्म से मतलब है और इसको सिर्फ डिग्री से मतलब है। सिमिलरली अगर क्यूबिक की बात करें, तो क्यूबिक पर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितना हो, 3, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है आपका, ये आपका क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो याद रखना क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो ये होता है 3x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर, दोनों यहाँ b हो, यहाँ c भी हो सकता है, cx प्लस d, ठीक है, यहाँ d हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्मेट है, जिसमें ये a b c और ये सारे सारे ये होगा कांस्टेंट, ये होगा कांस्टेंट, ठीक है। पर कंडीशन नहीं होगा, कैसे जानते हो, अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स क्यूब, ये पूरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा ये। और इसके बारे में गौर से देखोगे तो ये क्यूबिक है ही नहीं, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसलिए अगर a 0 हो गया तो ये जो क्यूबिक वाली बात है उसकी प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वन जो आपने पढ़ा है क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4। फॉर एग्जांपल x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इसके बारे में गौर से देखोगे तो ये क्या है,
इसकी डिग्री कितनी है 4, और जिसकी डिग्री 4 होती है वो क्या होता है, वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक है। अब इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, हो जाएगा एक्स, देखो यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है प्यारे, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो टाइपिंग में मिसप्रिंट किया है, उसके लिए घबराना नहीं है। इसका क्या होता है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, कितना हो जाएगा ई। ये जनरल फॉर्मेट होता है किसी भी बाई क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब आपको हो गया, जैसे यहाँ माइनस है पर यहाँ तो प्लस आपने लिखा, प्लस वहाँ माइनस कैसे हो गया, तो ये बात को दिमाग में फिट कर लो कि यहाँ पर प्लस ही है, ऐसे लिखा हुआ प्लस इंटू -3 इंटू एक्स क्यूब। अब देखो प्लस ही होगा वहां, बस ये जो है ये -3 है, प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए वहां प्लस नहीं लिख के डायरेक्टली माइनस लिख दिया गया है। याद रखना यहाँ प्लस ही है, बस बी जो है बी माइनस, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी एंड, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, बट ये जो आप ये नेवर बिकम जीरो, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए अगर जीरो हुआ तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा ये, और ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक है, इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे भी सीखा। नेक्स्ट टॉपिक है, देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हम लोग, आप यहाँ से आपका क्लास 10 का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। बाकी चीजें सारी बेसिक थी जो मैंने बताया, और आगे जा करके अगर मैं कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड यूज करूंगा, कभी अगर लिटरल फैक्टर वर्ड यूज करूंगा, कभी बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी वर्ड यूज करूं, तो अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो बच्चे जूनियर क्लासेस में 7, 6, 8, 9 में नहीं पढ़े हैं, उसका छूट चुका है, वो बच्चे यहाँ पर शुरू से रिवीजन कर सकते हैं। 6 नहीं भी पढ़े तब पर भी आप यहाँ सीख सकते हैं, क्योंकि क्लास 6 में यही सब चीजें। तो शुरू से लास्ट तक का मैंने रिवीजन करवा दिया बेसिक, और नेक्स्ट क्लास में जो होगा क्लास 10 की टॉपिक होगी पॉलिनोमियल, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप जितना सीख सकते हो उतना सिखाएंगे, बस आप लगे रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ते रहना है, बाकी चीजें जो अपना लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज को भी ध्यान से पढ़ना है, और जो जो लिखा हुआ है उसे फॉलो करना है, ठीक है। ये अपना लास्ट पेज है, लास्ट पेज को थोड़ा सा फॉलो कीजिए और अच्छे से इस पे काम करिए, ताकि हमें भी काम करने में मजा आए और आपको भी मजा आए, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।